हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, फिर आज एक नया टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, और उसके टॉपिक 2.12 पर अपन पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है समांतर पट्टिका संधारित्र। तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अब आपके लिए मैंने कोटा डॉट एजुकेशन का ऐप तैयार किया है, जिस पर आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित हर सामग्री वहाँ पर मिलने वाली है। स्टडी मटेरियल हुआ, टेस्ट हुआ, वीडियोज़ हुए, और भी जो कुछ हो सकता है वो सब आपको वहाँ उपलब्ध होने वाले हैं। तो आप उस ऐप को वहाँ से डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से कोटा डॉट एजुकेशन के नाम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और धीरे धीरे उस पर आपको सारे कंटेंट मिलने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। तो आई स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारा 2.12 समांतर पट्टिका संधारित्र। इसको हम इंग्लिश में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो देखो, पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था संधारित्र के बारे में। हमने पिछले टॉपिक में जान लिया था कि संधारित्र क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ये सब बातें हमने उस टॉपिक में जानी थी। अगर आपको डिटेल में संधारित्र के बारे में जानना है, इसका पिछला टॉपिक आप जरूर देखें। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं संधारित्र को थोड़ा एक्सटेंड करने वाला हूँ, और संधारित्र के बारे में हम ज़्यादा डीप में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे संधारित्रों के प्रकार। तो देखो, यहाँ संधारित्र के प्रकार लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है इसमें समांतर प्लेट संधारित्र, फिर दूसरा है इसका गोलीय संधारित्र, और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। तो हमारे मेनली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में समांतर प्लेट संधारित्र ही दिया हुआ है, और गोलीय संधारित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे टॉपिक अभी यहाँ पर नहीं है एनसीईआरटी में, इनको हम कंपटीशन में का जो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा उसमें फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मेनली यहाँ पर जो चर्चा अपन करेंगे वो समांतर प्लेट संधारित्र की ही करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र में। सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा। दूसरा इसका पॉइंट है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। अभी आपको एक एक करके सब बातें समझ में आएगी। तीसरा है संधारित्र की प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों होता है, इसको भी अपन जानकारी में लेंगे। चौथा उपांत प्रभाव देखेंगे, उपांत प्रभाव क्या होता है। और पांचवा है धारिता का व्यंजक। जो हम समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे उसकी धारिता कितनी होगी उसको भी हम ज्ञात करेंगे। और लास्ट रहेगा हमारा पराविद्युत सामर्थ्य। पराविद्युत सामर्थ्य क्या होती है इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम परिभाषा से। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा। परिभाषा क्या है, देखो, समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तब ऐसी युक्ति समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इसका चित्र भी मैंने साइड में बनाया हुआ है। इस चित्र को साइड से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये ताश के दो पत्ते हैं। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ताश के दो पत्ते। अब आप इन दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा मान सकते हो क्योंकि दोनों का एरिया एक जैसा ही है। ठीक है ना। और ज्यामिति भी एक जैसी है, दोनों देखो आप आयताकार है। तो इस तरह की प्लेटें रहती है धातु की। ठीक है ना। ये धातु की तो नहीं है ताश के पत्ते, पर ऐसी धातु की प्लेटें अपन को लेनी है। ठीक है ना। और इनको क्या करना है, परस्पर समांतर रखना है। इस तरीके से देखो, आप देख रहे हैं, तो मैं परस्पर इनको समांतर कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। अभी परस्पर समांतर रखी हुई है और अल्प दूरी दोनों के बीच में कर दिया मैंने, बहुत कम दूरी पे इनको रख देंगे। इनके बीच का जो गैप है ये काफ़ी कम है। तो ऐसा जो निकाय बनता है, ऐसी जो युक्ति बनती है, उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब आपने देखा था कि हमने पिछले टॉपिक में जो था उसमें हम क्या करते थे, एक प्लेट को हम चार्ज करते थे। जैसे मान लो इनमें से कोई जैसे एक प्लेट है ये, तो एक प्लेट को अपन चार्ज करते थे। ठीक है ना। फिर इसके प्रेरण से कारण दूसरी प्लेट पर इधर माइनस आवेश आता था दोनों साइड पे। यहाँ माइनस रहता था, यहाँ प्लस रहता था। तो यहाँ पर इस आवेश को हम ग्राउंड कर देते थे। ठीक है ना। तो ऐसी युक्ति जो बनती है इसी को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब यहाँ पर जो अल्प दूरी है उसको हम डी लेंगे। यहाँ पर अल्प दूरी को अपन डी नाम दे देंगे। जैसे प्लेटें हैं अपनी, तो इनके बीच का जो गैप रहेगा, जो भी गैप रहेगा, इसको अपन डी कहेंगे। और जो प्लेट का एरिया रहेगा, प्लेट का एरिया का मतलब ये वाला भाग, ये पूरा जो एरिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये इन चरों का यूज भी हम करेंगे आगे, जब अपन धारिता का व्यंजक निकालेंगे तो इन चरों का यूज भी यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब मैं लेता हूँ, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो चलते हैं आगे। तो आइए अब ज्ञात करते हैं प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। देखो, यहाँ टॉपिक लिया है मैंने, संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं जैसे हमने संधारित्र ले लिया है, समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया है,
और इसको हमने आवेशित कर दिया है। जैसे इसकी पहली प्लेट को हम आवेशित करेंगे तो इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व तो मान लेते हैं प्लस सिग्मा आ जाता है। फिर प्रेरण के कारण ये प्लेट पर ऋणावेश आ जाएगा जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा मान लेते हैं और हमने इसको इधर ग्राउंड कर दिया है। अभी हम प्लेटों के बीच का जो माध्यम मान रहे हैं वो वायु या निर्वात मान रहे हैं। हमने अभी प्लेटों के बीच में कोई भी पदार्थ नहीं भरा है तो यहाँ पर वायु या निर्वात को माना जा सकता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखो दोनों प्लेटें मिलकर उत्पन्न करेगी। मान लेते हैं ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो दोनों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आएगा। अब आपने ये पढ़ रखा है पहले कि कोई भी धातु की प्लेट हो, अगर एक प्लेट है तो एक प्लेट के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है इस प्लेट के कारण किसी दूरी पर, वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो लिखा हुआ है किसी एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पहली प्लेट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, दूसरी प्लेट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो बीच में विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के कारण होगा, तो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट या परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डायरेक्शन का इसमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो डायरेक्शन सहित अपन जोड़ के इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक बिंदु सी ले लिया है। इस बिंदु सी पर मैं विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके देखूंगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसको अपन बड़ा करके दिखाने के लिए यहाँ पर बिंदु सी को यहाँ ले लेते हैं जूम करके। ठीक है ना, बिंदु सी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखो पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र किधर आएगा। अगर पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र बिंदु सी पर देखा जाए तो पहली प्लेट धनावेशित है और धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा इससे दूर होता है। तो अगर आप इस दूर वाले डायरेक्शन को देखेंगे, इस बिंदु सी पर अगर दूर वाले डायरेक्शन को देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपको राइट मतलब दाई दिशा में नजर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु सी पर जो पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र है वह दाई ओर आएगा। ठीक है ना। इसको अपन ई फर्स्ट नाम दे सकते हैं। ऐसे अब आप बिंदु सी पर दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र देखो, इस दूसरी प्लेट का, तो ये दूसरी प्लेट जो है ऋणावेशित है। तो ऋणावेश प्लेट हमेशा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र अपनी ओर रखती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कोई परीक्षण धन आवेश रख दूँ तो वह धन आवेश क्या होगा, इस प्लेट की ओर चलेगा। तो चलने का मतलब अगर धन आवेश इस दिशा में चलेगा तो इसको भी अपन राइट डायरेक्शन कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र भी दाई दिशा में होगा। तो सेकंड प्लेट का विद्युत क्षेत्र भी जो आएगा वो यहाँ पर दाई दिशा में ही आएगा। तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में आएंगे। बिंदु सी पर दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक ही दिशा में आएगा और एक दिशा में आने के कारण हम दोनों विद्युत क्षेत्र को जोड़ सकते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे तो दोनों विद्युत क्षेत्र को हम जोड़ देंगे यहाँ पर। तो देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, इसको अगर हम ई कहें तो ई बराबर आ जाएगा ई फर्स्ट प्लस ई सेकंड। ठीक है ना, ई फर्स्ट प्लस ई सेकंड, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट, परिणामी रूप से दाई दिशा में ये आएगा। अब देखो यहाँ पर ई फर्स्ट कितना होगा, तो एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सेकंड का भी इतना ही रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें अपन ये चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने डायरेक्शन में चिन्ह इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना, डायरेक्शन अपन ने सही बता दी है तो फिर इसमें अपन को माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट डायरेक्शन में। तो कुल मिला के जो टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा बीच में, ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर, वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखो विद्युत क्षेत्र अगर दाईं ओर है तो हम यहाँ पर चाहे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दाईं ओर जाएगी इस तरह से प्लस प्लेट से निकलकर और माइनस प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेगी। और वैसे भी आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बनेगी बीच में, वो सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इस पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर चलेगी। यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो हो गया प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की बात। अब अपन प्लेटों के बाहर आते हैं। जैसे ये बीच का एरिया है तो अपन प्लेटों के बाहर आते हैं, या तो इस साइड पे आ जाए या इस साइड पे आ जाए, किसी भी एक साइड पे अपन आ जाए। तो विद्युत क्षेत्र वहाँ कितना होगा प्लेटों के कारण या संधारित्र के कारण कितना होगा, यह हमें जानना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है संधारित्र की प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आप इस साइड रहो चाहे इस साइड रहो, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको अपन जानते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसके लिए भी मेरे को यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। दोनों प्लेटों के कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र निकाल के देखते हैं। तो मैं कोई एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ। मैं इस साइड पे एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर,
इस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए जैसे मान लो एन नाम दे दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट बाहर है, प्लेट संधारित्र के बाहर है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना आएगा ये अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लेटों का विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो एन बिंदु पर अगर आप देखोगे, जो एन बिंदु जो बाहर है, इस पर आप विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखोगे तो पली प्लेट के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र जो आएगा पली प्लेट से दूर दूर की ओर आएगा। तो एक तरीके से ये दाईं दिशा में जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप परीक्षण आवेश वाला मेथड भी अपना सकते हो। अगर आप एन बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रख दो तो इस प्लेट के कारण वह किधर जाएगा। तो अपन जानते हैं ये धनावेशित प्लेट है और यहाँ परीक्षण धनावेश रखोगे तो धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो एन बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश दाईं ओर चलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि पली प्लेट का विद्युत क्षेत्र जो है वह दाईं ओर है एन बिंदु पर, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप दूसरी प्लेट ऋणावेशित प्लेट लोगे तो ऋणावेशित प्लेट के कारण अगर यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो वो इस प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा, खींचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र जो आएगा यहाँ पर वह बाईं ओर आएगा, ठीक है ना। और ऐसे भी समझ सकते हो कि ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र या ऋणावेशित प्लेट का विद्युत क्षेत्र अपनी ओर होता है, उसकी ओर होता है। तो इसकी ओर होने का मतलब इस बिंदु से इसकी ओर रहेगा, प्लेट की ओर रहेगा। अब आप देखो दोनों विद्युत क्षेत्र अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर अगर अपन निकालें ई विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, बिंदु एन पर, बिंदु एन जो बाहर है, बाहर की ओर है, वहां पर अगर हम टोटल विद्युत क्षेत्र निकालें ई, तो दोनों अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण हम घटाएंगे। तो ई फर्स्ट माइनस ई सेकंड, और इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल ई का मान अगर हम निकालेंगे तो वो 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटों के मध्य का प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है, चाहे आप दाईं साइड ले लो, चाहे बाईं साइड ले लो, अपन ने दाईं साइड पे बताया है, अगर आप बाईं साइड पे लेके भी कोई बिंदु लेके बताओगे तब भी उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ मैंने दो बातें आपको सिद्ध करके बताई कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट डायरेक्शन में होता है, और प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो क्षेत्र रेखाओं के आधार पर समझे तो क्योंकि देखो क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो बाहर की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो सब धन आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। तो बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेगी नहीं। तो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, बाहर की ओर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेगी नहीं यहाँ पर। ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि जो संधारित्र होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र केवल उन प्लेटों के बीच ही रह जाता है, बाहर की ओर कोई विद्युत क्षेत्र वहाँ पर नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। तो ये दो बातें अपन ने यहाँ और क्लियर कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ उपांत प्रभाव। तो चलते हैं आगे। भाई स्टूडेंट अब समझते हैं उपांत प्रभाव को। देखिए उपांत प्रभाव क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के किनारे पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर न होकर वक्री हो जाती है, इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। देखो उसका क्या मतलब है, हम जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेगी वो धनावेश से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाएगी, और परस्पर आपको दिख रही है सब समांतर है। पर जैसे आप किनारों की ओर आओगे तो किनारों पर क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी मुड़ जाती हैं, इस तरीके से ये रेखाएं वक्रीय हो जाती है, समांतर नहीं रहेगी, वक्रीय हो जाएगी। तो ये जो प्रभाव कहलाता है रेखाओं का मुड़ा होना, इसको अपन उपांत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उपांत प्रभाव क्यों होता होगा, कि इसलिए होता होगा क्योंकि किनारों पर अपन जानते हैं पृष्ठावेश घनत्व का मान बढ़ जाता है, नुकीले किनारों पर पृष्ठावेश घनत्व का मान बढ़ जाता है, इसीलिए इस तरह का प्रभाव यहाँ देखने में आता है। तो ये उपांत प्रभाव में ये बताता है कि इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र का मान है वह सर्वत्र एक समान नहीं रहेगा, किनारों पर विद्युत क्षेत्र थोड़ा अलग हो जाएगा। इसके अलावा ये उपांत प्रभाव में ये भी बताता है कि पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा सभी जगह एक समान नहीं होता है, प्लेटों के मध्य के भाग में एक समान रहेगा पर किनारों पे आते आते इसका मान थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बात देखो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये प्रभाव प्रदर्शित करता है कि प्लेटों पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा एक समान नहीं होता है। और दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो, डी स्क्वायर का मान इस एरिया की तुलना में, मतलब जो प्लेटों का एरिया होता है उसकी तुलना में उनके बीच का गैप अगर काफ़ी कम हो तो इस प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। अगर मान लो आपके पास बहुत बड़ी प्लेटें हैं जिनकी ज्यामितीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और दूरी बहुत कम है, तो वहाँ इस प्रभाव को अपन लगभग नगण्य मान सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा उपांत प्रभाव।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका इंपॉर्टेंट वो लेते हैं, धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। तो चलते हैं आगे। भाई अब ज्ञात करते हैं धारिता का व्यंजक। धारिता कितनी होती है एक समांतर प्लेट संधारित्र की, हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो एक डेरिवेशन है हमारे ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है। देखो मैंने यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र को दिखाया है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और प्लेट का जो एरिया है, प्लेट का जो एरिया होता है उसको अपन ने यहाँ पर ए माना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको चार्ज कर देंगे तो चार्ज करने पर पहली प्लेट पर मान लेते हैं पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा, और दूसरी प्लेट पर माइनस सिग्मा होता है। यहाँ पर मैंने वो ग्राउंड वाला जो भाग है वो नहीं दिखाया है, उसको आप मान के चले वो यहाँ उपस्थित है, ठीक है ना। चित्र को थोड़ा अपन ने शॉर्ट कर दिया है। इसी प्रकार अपन ने बाह्य सतहों पर भी आवेश के मान नहीं दिखाए हैं, मैंने केवल आंतरिक सतहों पर आवेश दिखाए हैं, क्योंकि सारा विद्युत क्षेत्र बीच में होता है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया है। इस तरह का चित्र भी आपको कई जगह बना हुआ देखने में मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है, दोनों प्लेटों का, इसका भी ए इसका भी ए क्षेत्रफल है, और प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, तथा प्लेटों पर पृष्ठावेश घनत्व के मान प्लस माइनस सिग्मा है, एक पर प्लस सिग्मा दूसरे पर माइनस सिग्मा है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तब प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्लेटों का मध्य का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दाईं ओर, ये मैंने बताया था। ये मैंने यहाँ लिखा है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये जानते हो कि सिग्मा जो होता है वो आवेश और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो सिग्मा बराबर हम चाहे तो क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है और इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, तो अपन दोनों की पृष्ठावेश घनत्व को इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिग्मा का मान लिखा जा सकता है क्यू बाई ए। तो मैंने यहाँ पर सिग्मा का मान देखो क्यू बाई ए लिख दिया, और एप्सिलॉन नोट जहाँ का जहाँ पर ही है, ठीक है ना। सिग्मा का मान क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नोट उसकी जगह पे है, तो ई का मान हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच का जो विद्युत विभवांतर यहाँ बनेगा उसको ज्ञात करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्लेटों के मध्य का विभवांतर, और ये होता है V बराबर ED। जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो आप ये सिंपल फॉर्मूला यूज करते हो विभव निकालने के लिए या विभवांतर निकालने के लिए। तो हम प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल रहे हैं तो वह V बराबर ED से आ जाएगा, ठीक है ना। तो E का मान देखो हमारे पास है, यहाँ पर E का मान है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये E रख दिया मैंने, इंटू D, ठीक है ना। ऐसा अपन कह सकते हैं। इसको चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर दे सकते हैं। अब हमें इसकी कैपेसिटी ज्ञात करनी है या धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का फॉर्मूला है, देखो यहाँ लिखेंगे हम संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता होती है C बराबर Q बाई वी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मेन फॉर्मूला होता है धारिता का C बराबर Q बाई वी। यहाँ अपन आवेश अगर कैपिटल Q में ले रहे हैं तो कैपिटल Q लिख सकते हैं, स्मॉल Q में ले रहे हैं तो स्मॉल Q लिख सकते हैं। तो C बराबर Q बाई वी हो जाएगा। अब हमारे पास सब मान है, देखो Q का मान तो है ही सही, और समीकरण 1 से हम V का मान रख देंगे यहाँ पर। तो V का मान है Q बटा एप्सिलॉन नोट इंटू D। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो Q से देखो Q तो कट जाएगा, और ये एप्सिलॉन नोट यहाँ पर बटा में है तो इसको ये ऊपर पलट जाएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास ए एप्सिलॉन नोट बटा D। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि C बराबर हमारे पास आ गया ए एप्सिलॉन नोट बटा D। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखना कि यहाँ बीच में भी जो है वो वायु या निर्वात माना गया है, वायु या निर्वात, इसीलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नोट आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नोट को अपन निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। और इस संधारित्र को वायु संधारित्र भी कहा जाता है, कभी कभी इसको वायु संधारित्र भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए, अगर अपन रिजल्ट के रूप में देखें तो C प्रोपोर्शनल टू A है, C प्रोपोर्शनल टू A और C प्रोपोर्शनल टू 1/D है, ठीक है ना। मतलब अगर अपने को इस कैपेसिटर की धारिता बढ़ानी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर अपने को बढ़ानी है तो हमें प्लेटों का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि C का मान ज़्यादा होगा जब A का मान ज़्यादा हो। तो ज़्यादा एरिया की अगर आप प्लेटें लोगे तो उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो। इसी प्रकार दूसरा इफेक्ट है दूरी पर, दूरी जितनी कम लेंगे हम
कैपेसिटी का मान उतना ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि सी का मान ज़्यादा होगा जब डी का मान क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो डी को कम करना है, क्योंकि आप प्लेटों का एरिया बढ़ाओगे तो संधारित्र ज़्यादा एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो संधारित्र अव्यवहारिक हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें, दूरी को क्या कर दें, कम कर दें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें धारिता बढ़ानी है तो प्लेटों की दूरी कम करके ही हमें धारिता बढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर धारिता का व्यंजक कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब मैं लेता हूँ आपका यहाँ पर। तो आइए स्टूडेंट, अब एक न्यूमेरिकल यहाँ हल करते हैं हम। देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये हमारे लिए ए का मान हो गया, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी 1 mm है, 1 मिलीमीटर। तो ये हमारे लिए डी का मान हो जाएगा। तब संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, और यदि प्लेटों पर 10 नैनो कूलाम का आवेश हो तब प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए आप कैसे होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर करते हैं। अभी हाल हमने पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर होती है ए एप्सिलॉन नोट बटा डी। ये हमारे पास धारिता का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे। देखो तो ए का मान जो हमारे पास है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400, और चूंकि यहाँ में ऐसा यूनिट में लेना है इसलिए इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो 400 गुणा 10 की घात -4 से गुणा हो जाएगा। -4 से क्यों हुआ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की घात -2 होता है। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए यहाँ 10 की घात -4 से हमें गुणा करना पड़ेगा। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12, और डी का मान हमें दे रखा है 1 mm। तो 1 मिलीमीटर मतलब 1 × 10 की घात -3 मीटर, अगर हम इसको मीटर में लेते हैं तो, ठीक है ना। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे देखो तो क्या आएगा, हमें यहाँ पर हल करना है। तो -3 को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ अगर इसको लेते हैं तो -9 रह जाएगा यहाँ पर, और -9 और -4 -13 हो जाएंगे, -13, और 2 शून्य अगर हम इसकी प्लस वाली इसमें ले लें तो ये फिर -11 रह जाएगा। तो कुल मिला के 4 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -11 ये रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे हल करें तो इसको गुणा करने से देखो क्या आएगा, 5 20 2 8 चौको 32 4 और 3 8 चौको 32 3 35। तो 35.40 गुणा 10 की घात -11 फेरड, लगभग इतनी धारिता हमें संधारित्र की प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हमारे लिए हो गया पहला मान, संधारित्र की धारिता कितनी होगी। अब ये कह रहा है कि प्लेटों पर यदि 10 नैनो कूलाम का आवेश हो तो मध्य का विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने पढ़ रखा है, चूंकि ये तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड अगर हम आंसर दें तो चूंकि सी बराबर होता है Q/V, ये धारिता का मेन फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ V निकालना है। दिस इम्प्लाइज V बराबर हम निकालें तो Q/C हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास Q का मान Q का मान है 10 नैनो कूलाम, 10 गुणा 10 की घात -9, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, तो इतने कूलाम का आवेश हो जाएगा। और C का मान हमने निकाल लिया है, देखो ये वाला 35.4, शून्य छोड़ देता हूँ मैं, बटा 10 की घात -11। तो लगभग इसको अगर आप देखेंगे तो -11 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जाके +11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो +11 लेने का मतलब हो गया, अब यहाँ 10 की घात 2 बचेगा, मतलब 100 बचेगा। 100 को इससे गुणा करेंगे 10 से तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 बटा 35.4, ये लगभग 28.2 वोल्ट के करीब आएगा, ठीक है ना। जो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, तो लगभग इतना आएगा। कोई करेक्शन हो तो आप जरूर बताएं मेरे को। तो दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर रहेगा वो 28.2 वोल्ट के लगभग रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया है कंप्लीट। एक और न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ मैं आगे। आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा प्लेटों के मध्य की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, तब संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास है,
और फर्क ये है कि इस बार प्लेटें आयताकार न होकर क्या है, वृत्ताकार है, क्योंकि इसकी त्रिज्या दे रखी है प्लेट की, इसका मतलब प्लेटें वृत्ताकार है। देखो कुछ इस तरीके से है, जैसे मेरे पास ये डिस्क है, ठीक है ना, तो डिस्क जो है वो आमने सामने इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से, तो इसकी प्लेटें जो है वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या में दी हुई है। तो वृत्ताकार प्लेटों से समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है। तो आप ये मान लेना कि समांतर प्लेट संधारित्र आयताकार प्लेटों से भी बनाया जा सकता है और वृत्ताकार प्लेटों से भी बनाया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। देखो ये आमने सामने वृत्ताकार प्लेटें रखी हुई है, जिनके बीच की दूरी d हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हर प्लेट की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इससे एरिया भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो निकालते हैं। देखो तो हम जानते हैं धारिता का फॉर्मूला जो होता है C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D। अब प्लेट का जो एरिया बनेगा यहाँ पर, क्योंकि प्लेट वृत्ताकार है तो प्लेट का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे हम एप्सिलॉन नॉट बटा D। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 को हम मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे और वर्ग लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 और डी का मान प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणा 10 की घात -2, ठीक है ना, ऐसा अपन लिख देंगे। अब देखो ये टर्म सेम है, ये स्क्वायर बाहर है, ये एक बार है, तो एक बार ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 की घात -1। एक बार कटने के बाद इसका मान बचेगा 10 की घात -1, जिसको इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे तो ये 10 की घात -13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.14 गुणा 8.85 इंटू, चलो मैं ऐसा करता हूँ उसको अलग ही लिख देता हूँ, 10⁻1 बचा और 10⁻2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 10 की घात -12 का मतलब पिको हम लिख सकते हैं, क्योंकि धारिताओं को पिको फेरेड में व्यक्त करना अच्छा रहेगा। 10⁻1 का मतलब होता है बटा 10। तो पहले इसको गुणा करेंगे हम, तो 3.14 को 8.85 से गुणा करेंगे तो लगभग ये 27.7 के करीब आएगा, और बटा 10 का मतलब हो गया 2.77 गुणा 10 की घात -12। अब 10 की घात -12 को हम पिको लिख सकते हैं, तो 2.77 पिको और फेरेड, धारिता को फेरेड में मापते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.77 पिको फेरेड। तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि धारिता को हम माइक्रो फेरेड में, नैनो फेरेड में या पिको फेरेड में व्यक्त करें लास्ट में आंसर में। तो अच्छा न्यूमेरिकल है। चलते हैं लास्ट कंसेप्ट पर, परावैद्युत सामर्थ्य। वाई स्टूडेंट, अब समझते हैं परावैद्युत सामर्थ्य को। तो परावैद्युत सामर्थ्य को समझने के पहले हमें परावैद्युत भंजन को समझना पड़ेगा। तो परावैद्युत भंजन क्या होता है? भंजन का मतलब होता है टूटना। देखो परिभाषा में बाद में पढ़ूंगा, पहले ऐसे आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास एक कोई संधारित्र है, ठीक है ना, और आपने उसको चार्ज कर रखा है, तो इन प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, आप ही जानते हैं। अब मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, वायु के जो अणु रहेंगे वो इस विद्युत क्षेत्र के कारण ध्रुवित होने लगेंगे। हमने पढ़ा था वायु विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अणुओं पर। तो क्या होता है कि वो अणु ध्रुवित होने लगेंगे और अणुओं में माइनस जो है, माइनस आवेश होता है, वो तो प्लस प्लेट की ओर खिसकने लग जाता है, और धन आवेश का जो केंद्र होता है वह ऋणावेश प्लेट की ओर खिसकने लग जाता है। तो ये अणु जो कुछ इस तरीके के होते हैं वह इस तरीके का शेप लेने लग जाते हैं, माइनस और प्लस, जो आपको मैंने यहाँ दिखा रखा है। देखो तो ये वायु के अणु मान लेते हैं अपन, तो माइनस का केंद्र तो खिसकने लग गया धनावेश प्लेट की ओर, और धनावेश का केंद्र किसमें लग गया? ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसा होता है। अब विद्युत क्षेत्र का मान अगर आप और बढ़ाते जाओ, लगातार आप यहाँ इसको चार्ज करते जाओ प्लेटों को, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा, अणुओं में ध्रुवण की मात्रा बढ़ने लग जाती है और ये अणु और ज़्यादा ध्रुवित हो जाएंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये अणु क्या होंगे? टूट जाएंगे। मतलब ऋणावेश अलग हो जाएगा, धनावेश अलग हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ऋणावेश अलग हो गया और धनावेश अलग हो गया, मतलब ये अणु अब आयन बन गए, ठीक है ना। ये अणु क्या बन जाते हैं? अब आयन बन जाते हैं। तो ये घटना परावैद्युत भंजन कहलाती है। मतलब अणुओं का आयनों में टूट जाना, ध्रुवित अणुओं का आयनों में टूट जाना परावैद्युत भंजन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो परावैद्युत पदार्थ के अणु तीव्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अत्यधिक ध्रुवित हो जाते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अधिक बढ़ाई जाए तब ये ध्रुवित अणु आयनों में बदल जाते हैं और किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य चालक माध्यम निर्मित कर देते हैं। क्योंकि जब देखो ये अणु आयनों में बदल जाएंगे तो ये सब आयन क्या होंगे? अब प्लेटों की ओर चलने लगेंगे, ठीक है ना। ऋणावेशित जो आयन है वो तो धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे, और धनावेशित जो आयन है वह ऋणावेशित प्लेट की ओर चलेंगे। तो एक तरह का चालक माध्यम यहाँ बन जाएगा। जब तक ध्रुवित अणु है तो अणु तो गति नहीं करेंगे, ध्रुवित अणु तो गति नहीं करते हैं, लेकिन आयन बनने के बाद आयन तो क्या करने लग जाएंगे? प्लेटों के बीच गति करने लग जाएंगे। तो एक प्रकार का चालक माध्यम वहाँ बन जाएगा। तो ये घटना जो होती है वो परावैद्युत भंजन कहलाती है, ठीक है ना।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है। पराविद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या है, किसी पराविद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान जिसे पराविद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। मतलब अपन इतना विद्युत क्षेत्र लगाएं कि वह अणु जो है वह टूटे नहीं, ठीक है ना, इतना अधिकतम विद्युत क्षेत्र हम लगा सकें कि अणु टूटे नहीं, तो वहां तक का जो विद्युत क्षेत्र का मान है जहां तक अणु नहीं टूटते हैं वो क्या कहलाता है, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अगर आप उससे थोड़ा भी अधिक मान बढ़ा दोगे तो फिर अणु क्या होंगे, आयनों में बदल जाएंगे। तो यही मान पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो देखो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य, अगर वायु भरी हुई है तो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है ई मैक्सिमम बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो इस पराविद्युत सामर्थ्य का मतलब है वायु के लिए कि इस मान तक वायु के अणु जो है वह आयनों में नहीं बदलेंगे, मतलब वो ध्रुवित तो हो जाएंगे और किसमें नहीं बदलेंगे, आयनों में नहीं बदलेंगे। और इससे ज़्यादा अगर आपने विद्युत क्षेत्र वहाँ अप्लाई कर दिया है तो वो सब अणु जो ध्रुवित अणु है वो सारे के सारे आयनों में बदल जाएंगे और इन प्लेटों के बीच एक चालक माध्यम बनने लग जाएगा, मतलब आयन गति करने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक और काफ़ी शानदार टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।